हेलो फ्रेंड्स, मुनि एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद कुलकर्णी और मैं वर्क एंड एनर्जी यह चैप्टर आपको सिखाने जा रहा हूँ। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक उपक्रम चालू है, जितने सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के होंगे उतने पौधे हम लगाने वाले हैं। तो हमें हेल्प करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में वर्क के बारे में देख लिया। इस लेक्चर में हम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा। क्या होता है एनर्जी? आपने कई बार ये नाम सुना होगा, आपने इस्तेमाल भी किया है। इस टर्म से आप फैमिलियर हो। आप कई बार भागते भागते थक जाते हो, अपने दोस्त से क्या बोलते हो, अब मैं और नहीं भाग पाऊंगा, मेरी एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन ये एनर्जी मतलब होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता यानी एनर्जी। तो डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं हम? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। किसी भी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। वर्क और एनर्जी इन दोनों की यूनिट सेम है। लास्ट ट्यूटोरियल से आपको पता चल गया होगा वर्क का यूनिट क्या है। द यूनिट इन एसआई सिस्टम इज जूल, व्हाइल दैट इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग। हमने देखा था वर्क का एसआई यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट अर्ग है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि एनर्जी का एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी दोनों के जो यूनिट है वो सेम है। अभी काफी सारी एनर्जी के बारे में आपको पता होगा, आपने कई नाम सुने होंगे। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी के टाइप से या बोल सकते हैं हम अलग अलग प्रकार, इनके बारे में आपने सुना होगा। इस चैप्टर में हम मैकेनिकल एनर्जी की जो दो मेन टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा। अभी आपने कभी क्रिकेट खेला होगा, कभी क्या आपने खेला ही होगा, मुझे पता है। क्रिकेट खेलते समय जब बॉल फास्ट आपको लगता है तो दर्द होता है, दर्द होता है ना। कैरम खेलते समय जब आप स्ट्राइकर को हिट करते हो तो वो दूसरे कॉइन को जाके टकराता है तो उसको साथ लेके आगे बढ़ता है। या फिर मार्बल खेलते समय भी ऐसा ही होता है। गोटियां तो खेलिया होंगे आपने बचपन में। तो गोटियां खेलते समय क्या होता है, एक गोटी दूसरी गोटी को लगती है तो दोनों एक साथ मूव होती है। मतलब जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ एनर्जी होती है, ऐसा हमें पता चल रहा है इन एग्जाम्पल से। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मोशन में चीजें हैं उनमें कुछ एनर्जी होती है, ये आपको पता चल रहा है। और वही काइनेटिक एनर्जी होती है। The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से अगर कोई एनर्जी है तो उसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। गतीमुळे येणारी ऊर्जा। गति की वजह से जो ऊर्जा ऑब्जेक्ट के अंदर आती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। The work done by a force to displace a stationary object through a distance s is the kinetic energy gained by the object. अभी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स लगने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो भी वर्क डन हो रहा है उस फोर्स की वजह से, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि उस ऑब्जेक्ट ने गेन की है। जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ उस ऑब्जेक्ट ने उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन की, कितनी, जितना वर्क डन हुआ उसे डिस्प्लेस करने में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क डन हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बोला है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अभी हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। Suppose a stationary object of mass m moves because of applied force. Let u be its initial velocity. Let the applied force be f. This generates an acceleration a in the object, and after time t, the velocity of the object becomes equal to v. The displacement during this time is s. The work done on the object w is equal to fs. अभी मास ऑफ ऑब्जेक्ट m बोला गया है, अप्लाइड फोर्स f, एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि 0 है, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट s। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स f लग रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है और इसीलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u 0 थी,
वो चेंज होके v बन गई, कितने टाइम में, t टाइम में, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, s। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट w इज इक्वल टू एफ एस, तो वर्क डन कितना हुआ उसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, हम सब जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन है, हमको पता है लॉ ऑफ मोशन का एक इक्वेशन है, ये न्यूटन का एक इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यू जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो यूटी की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। इससे एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हमें मिलता है, इसे हमें इक्वेशन 2 ऐसा मार्क करना है। देयरफॉर W इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमें पता है W इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं W को एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर बोल सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपको पता चल रहा होगा 1 और 2 को इस्तेमाल करके हमने W इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है। W इज इक्वल टू हाफ एम ए टी का होल स्क्वायर हमें मिल गया, जिसे मैंने इक्वेशन 3 ऐसा मार्क कर दिया। यूजिंग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है न्यूटन का जो मोशन का इक्वेशन है उसका फर्स्ट, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 है, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी मिल रहा है, v इज इक्वल टू ए टी हमें मिल गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, अभी v का स्क्वायर किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा, तो v का स्क्वायर करूंगा तो ए टी का स्क्वायर बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, जिसे मैंने इक्वेशन 4 ऐसे मार्क किया। W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अभी W इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ए टी स्क्वायर था इक्वेशन 3 से, ए टी की जगह मैंने v रख दिया, इक्वेशन 4 से आपको दिख रहा होगा, तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मुझे मिल गया। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमें W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मिला है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और ये फार्मूला आपको याद करना है। अभी हमने क्या क्या देखा, एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, फोर्स उसके ऊपर एफ लग रहा है, उसी की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, इसलिए उसकी वेलोसिटी u से v बन गई, जो इनिशियल वेलोसिटी u थी 0 वो चेंज होके v बन गई, कितने टाइम में, टाइम t में, और उसका डिस्प्लेसमेंट है s। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब, सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू एम ए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है तो एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर मिल जाता है, फिर W इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, एफ की जगह एम ए और एस की जगह एटी हाफ ए टी स्क्वायर रख दिया, तो W इज इक्वल टू हाफ एम ए टी का होल स्क्वायर हमें मिल गया इक्वेशन 3। यूजिंग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू रखूंगा तो v इज इक्वल टू ए टी मिल जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मुझे मिल गया, क्योंकि ए टी की जगह मैंने v रख दिया इक्वेशन 3 में। लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W हमें मिलता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर मैं रख दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W मुझे मिल जाता है। ये क्या है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन करके लीजिए। अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। क्या बोला गया है, एक स्टोन है जिसका मास 250 ग्राम है, वो फॉल हो रहा है हाइट, किसी हाइट से, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कब, उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, उस टाइम पे हमें निकालनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बन जाए। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, मास 250 ग्राम, उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, हमें 0.25 केजी मिल जाएगा। कैसे, हम जानते हैं 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इससे हम 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें मिलता है 0.25 केजी, और वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकंड दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हम जानते हैं फॉर्मूला अभी हमने निकाला, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम की जगह 0.25 एंड वी की जगह 2, तो हमें हाफ इंटू 0.25 इंटू 2 का स्क्वायर मिल जाता है। सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 जूल हमें मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका यूनिट भी जूल है, तो हमें उसका यूनिट जूल रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें 0.5 जूल मिलती है।
अभी देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। अभी एन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो। आपने कभी देखा होगा धनुष्य बाण, जब हम किसी एरो को छोड़ते, किसी बाण को, तब वो क्या होता है, आगे चला जाता है। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड। कभी कोई स्प्रिंग देखा होगा, अगर उसको दबा के रखोगे और छोड़ दोगे तो वो उछलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी होती है। लेकिन अब यहाँ पे तो मोशन नहीं है, हम उसको स्प्रिंग को दबा के रख रहे हैं, तो उसमें एनर्जी कहां से आई? उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आती है। उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला गया है? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेसिफिक स्टेट या फिर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो अवस्था है, उसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। To carry an object of mass m to height h above the earth's surface, a force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force. हमको पता है अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कितना वेट लगता है, mg, जो कि नीचे की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाना है तो हमें फोर्स लगाने पड़ेगा उतने ही फोर्स जितना उसका वेट है, यानी कि mg, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें पता है, चलिए रखते हैं। तो W इज इक्वल टू mg इंटू h हमें मिल जाता है। फोर्स mg, क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना उसका वेट है, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और h उसकी हाइट है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाना है। तो W इज इक्वल टू mgh हमें मिल जाता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। Therefore, the amount of potential energy stored in the object because of its displacement. इसीलिए हमें क्या पता चला कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है, क्यों? कि उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जो कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? उसकी अर्थ के सरफेस से ऊपर है, हाइट h तक। तो हमें क्या मिला? W इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हमें मिलता है। डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h causes energy equal to mgh to be stored in the object. इससे हमें क्या पता चलता है कि h हाइट तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं तो उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी है? mgh। तो हम बोल सकते हैं h हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट में mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 500 kg वाटर स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। क्या बोला गया है हमें? एक 500 kg का वाटर है, अभी मास है वाटर का 500 kg, जो कि ओवरहेड टैंक में स्टोर है। ओवरहेड टैंक मतलब जो हमारी बिल्डिंग के ऊपर, घर के ऊपर टैंक होते हैं उसमें, जो कि 10 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, उसके ऊपर वो टैंक है जिसके अंदर 500 kg वाटर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। हमें उस वाटर के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालनी है। हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है? हाइट 10 मीटर, मास 500 kg उस वाटर का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, फार्मूला अभी हमने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 इंटू 9.8 इंटू 500 हमें मिलता है। अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 49,000 जूल। कितनी मिल रही है? 49,000 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी ही है। जितनी भी एनर्जीज है तो उनका यूनिट हम जूल लिखेंगे। यूनिट लिखना कभी मत भूलना। हमें 49,000 जूल इतना आंसर मिल गया। अभी बुक में ये दिया गया है, क्या है ये? अजय एंड अतुल हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास m kept on table as shown in the figure. What answers will they get? Will they be different? What do you conclude from this? क्या बोला गया है? अजय और अतुल दो लड़के हैं। अतुल कुछ हाइट पे है और अजय नीचे सरफेस पे, ग्राउंड पे। अभी इस बॉल दिया गया है जो कि अतुल से h2 हाइट पे और अजय से h1 हाइट पे। अभी अतुल और अजय को दोनों को भी इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अतुल क्या निकालेगा? अतुल, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। h मतलब हाइट, mg इंटू हाइट, लेकिन अतुल के लिए हाइट h2 है
तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg इंटू H2, और अजय के लिए हाइट H1 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg इंटू H1, यानी कि दोनों के लिए इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ रही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, पोटेंशियल एनर्जी सापेक्ष है, रिलेटिव है। द हाइट्स ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अजय एंड अतुल आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू देम विल बी डिफरेंट। अभी हमने देखा अजय और अतुल की जो बॉल से हाइट है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉल की जो हाइट है अजय और अतुल से वो अलग अलग है, क्योंकि अतुल से H2 हाइट पे है बॉल और अजय से H1 हाइट पे है, और हाइट पे ही पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होती है। अभी हमने देखा था mgh फार्मूला होता है, तो इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी इन दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव है, सापेक्ष है, हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकती है। ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जीचे रूपांतरण, ऊर्जेचे रूपांतरण हम बोल सकते हैं। अभी रूपांतर कैसे, हम जानते हैं कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फैन हमारा घूमता है, क्या होता है वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हम इलेक्ट्रिक हमारी मोटर भी देखते हैं, जो पानी की मोटर होती है वहां पे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और कौन सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सोलर सेल्स, जहाँ पे जो हमारी सोलर एनर्जी होती है सन की, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफर हो सकती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एक चार्ट। क्या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ये सारे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। फैन हम बोल सकते हैं, फैन में मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। अभी हमारे जो लाउड स्पीकर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। इसी तरीके से अलग अलग एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अक्षयतेचा नियम, ऊर्जा अक्षयतेचा नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब जतन होता है, उसका अर्थ होता है जतन, यानी वो जिसका कंजर्वेशन हम बोल रहे हैं वो चीज कांस्टेंट होना। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला है, इसका मतलब एनर्जी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है लॉ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, thus the total amount of energy in the universe remains constant। क्या बोला गया है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ऊर्जा ना तैयार हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना खत्म हो सकती है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। thus the total amount of energy in the universe remains constant, और उसी की वजह से हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी आपको बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, एक थ्रेड है जिसके ऊपर दो थ्रेड और टाई किए गए और उन थ्रेड को नट टाई किया गया है, और आपको क्या बोला गया है, जो पहला नट है उसको स्विंग करो, और उसको जब स्विंग करोगे तो धीरे धीरे वो स्विंग होगा और फिर कुछ देर बाद उसके वाइब्रेशंस कम कम होते जाएंगे और वो रुक जाएगा। और जैसे ही उस रुक जाएगा, जो दूसरा थ्रेड है जिसके ऊपर नट टाई किया हुआ है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि थ्रेड जो पहला है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा सेकंड थ्रेड में। ऐसा हमारे बुक में एग्जांपल दिया गया है। तो इससे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रत्यय मिलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन करके लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।